तेज बारिश में कबूतर बैठा आम खा रहा था। तभी बिजली कभी भागती भागती वहाँ आती है। कबूतर कबूतर भैया भागो, शिकारी शिकारी इसी ओर ही आ रहा है। उस शिकारी के बच्चे ने भी अभी आना था। बहुत मुश्किल से मुझे ये मीठा आम मिला था। फल को छोड़ो, अपनी जान बचाओ। अगर जिंदा रहे तो फल और भी मिल जाएंगे। जान है तो जहान है। फिर कबूतर जल्दी में अपना फल वहीं छोड़कर बिजली कवि के साथ उड़ता है। वहीं पास में झाड़ियों के पीछे बादल कव्वा छुपा हुआ था। वो जल्दी से निकल कर आता है और वो कबूतर का आम उठाकर वहाँ से भाग जाता है। कबूतर भैया, तुम यहाँ सुरक्षित हो, मैं अब अपने घर जा रही हूँ। क्यों काफी, तुम्हें क्या शिकारी से कोई खतरा नहीं है? ना ना, मेरा कौन सा शिकारी कोई अचार डालेगा। तुझे तो पकड़कर कैद कर लेता। इंसान शिकारी कौवों को पिंजरे में कैद नहीं करते। फिर बिजली कवि अपने घर चली जाती है। बिजली, बहुत देर कर दी तुमने आने में। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। पक्षियों को उल्लू बनाना कोई आसान काम नहीं है। मैं कबूतर को बहुत दूर छोड़ कर आई हूँ। बिजली, मैं झाड़ियों में छुपा सब देख रहा था। जब तुमने उस कबूतर को शिकारी के आने का बताया तो वो रोने लग गया था। हाँ बादल जी, मेरे झूठ को कबूतर ने सच माना और अपना फल छोड़कर वहाँ से मेरे साथ भाग गया। वो दोनों चालाक कौवे कबूतर से छीना हुआ वो मीठा फल खाते हैं और अपने चालाक होने पर घमंड करते हैं। बारिश भी रुक जाती है। कबूतर चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, आज तो मैं बच गया। आज जंगल में शिकारी आया हुआ था। अगर मुझे बिजली ना बताती तो वो शिकारी मुझे आज पकड़कर ले जाता। लेकिन कबूतर भैया, आज तो जंगल में कोई शिकारी नहीं आया। तोता तो आज दूसरे जंगल से आया है। अगर जंगल में कोई शिकारी आता तो वो सबसे पहले मुझे ही आकर बताता। तो फिर चिड़िया बहन, कवि ने मुझसे झूठ क्यों बोला? कबूतर भैया, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन शिकारी नहीं था। दूसरे दिन मानो चिड़िया और उसका पड़ोसी तोता दोनों एक साथ जंगल से भोजन लेने जाते हैं। वो दोनों अमरूद के पेड़ से अमरूद तोड़ते हैं। चिड़िया बहन, एक अमरूद मैं खाऊंगा और एक मेरी पत्नी। चीकू भैया, मैंने भी अपने और अपने बच्चों के लिए अमरूद ले लिए हैं। चलो अब घर चलते हैं। मानो चिड़िया और चीकू तोता वो अमरूद लेकर वहाँ से उड़ते हैं। रास्ते में बादल कव्वा बैठा हुआ था। बादल कव्वा उन दोनों के पास फल देखकर सोचता है, किसी तरह से मैं इन दोनों से ये फल ले लूं तो मेरी पत्नी खुश हो जाएगी। ऐसा सोचते हुए बादल कव्वा उन दोनों को आवाज देता है। मानो मानो बहन, जरा इधर आओ, मेरी बात सुनो। बादल कव्वे की आवाज सुनकर वो दोनों नीचे आते हैं। क्या बात है कव्वे, बताओ। चिड़िया बहन, तुम दोनों ये अपने अमरूद फेंक दो। मैंने कल देखा था कि भूरा चील उस अमरूद के पेड़ पर स्प्रे कर रहा था ताकि जो पक्षी भी ये अमरूद खाए वो मर जाए और फिर वो अपने साथ ले जाकर उनका शोरबा बनाकर पिए। कव्वे, तुम ठीक ही कह रहे हो। मुझे भी आज वो पेड़ कुछ मुरझाया सा लग रहा था। मैं नहीं लेकर जाऊंगी ये जहर वाले अमरूद। ठीक है चिड़िया बहन, चलो हम मैदान की ओर जाते हैं। ऐसे जहरीले अमरूद मैं भी नहीं लेकर जाऊंगा। वो दोनों दोस्त अपने अमरूद वहीं छोड़कर मैदान की ओर चले जाते हैं। बादल कव्वा उन दोनों को दूर तक जाता हुआ देखता रहता है। जब वो दोनों दूर चले जाते हैं तो बादल कव्वा वो अमरूद उठा लेता है और अपने घर की ओर चला जाता है। बिजली, हो, बिजली कहाँ हो तुम? देखो तुम्हारा पति क्या लाया है तुम्हारे लिए। बादल जी, अमरूद अमरूद तो मुझे बहुत पसंद है। ये तुम कहाँ से लाए हो? बिजली, आज मैंने चिड़िया और तोते को उल्लू बनाया और उन दोनों से ये अमरूद हथिया कर ले आया। मेरा पति, मेरा सुंदर पति कितना ख्याल रखता है अपनी पत्नी का। फिर वो दोनों पति पत्नी मजे मजे से अमरूद खाते हैं। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। अब रोज वो कभी किसी न किसी पक्षी को उल्लू बनाकर उनसे उनका भोजन छीन लेते थे। एक दिन नदी के किनारे बूढ़ी कभी एक पिज़्ज़े का टुकड़ा खा रही थी। लगता है ये बुढ़िया पिज़्ज़े का टुकड़ा जरूर इंसानों की बस्ती से लेकर आई होगी। मुझे भी खाना है। फिर बिजली कभी बूढ़ी कभी के पास जाती है।
माँ जी भागो यहाँ से, आपकी जान को खतरा है। क्या बेटी, मेरी जान को भला किससे खतरा होगा? माँ जी, एक भूखी चील इसी और ही आ रही है, वो आपको पकड़ कर ले जाएगी। जल्दी से अपनी जान बचाओ। बूढ़ी काफी डर जाती है और वो पिज़्ज़े का टुकड़ा वहीं छोड़कर भाग जाती है। बिजली काफी भूखी थी, वो पिज़्ज़े का टुकड़ा उठाती है और मजे मजे से खाने लगती। बिजली कभी अपने घर में आलू मटर वाले चावल बना रही थी। बबली कबूतरी बिजली कभी की पड़ोसन थी। बबली कबूतरी का बेटा अपनी माँ से कहता है, मम्मा, बिजली आंटी अपने घर में आलू मटर वाले चावल बना रही हैं। मेरा भी बहुत दिल चाह रहा है खाने को। जाइए, आप आंटी से मुझे आलू मटर वाले चावल ला दीजिए। अरे बबलू बेटा, आपको किसने बताया? मम्मा, मुझे जुगनू ने बताया है। ठीक है बबलू बेटा, तुम घर पर ही बैठो, मैं अभी बिजली से चावल लेकर आती हूँ। बबली कबूतरी अपने घर से निकलती है और बिजली कभी के घर जाती है। बिजली बहन, मेरा बबलू भी आलू मटर वाले चावल मांग रहा है, मुझे 1 प्लेट चावलों की दे दो। ना ना कबूतरी, मैं तो किसी को 1 चम्मच भी चावल नहीं दूंगी। न जाने कहाँ से आ गई हो मुंह उठाकर। बिजली, तुम भी तो हर दफा मुझसे कुछ न कुछ तो मांगने आती हो। अगर आज मैं चावल लेने आ गई तो क्या हो गया? चल चल निकल मेरे घर से, कहा ना मेरे पास चावल नहीं है। तो ठीक है कभी कभी दोबारा मेरे घर ना आना। फिर बबली कबूतरी वहाँ से चली जाती है। चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। बबली कबूतरी चिड़िया के पास जाती है। बहुत बुरी है, बहुत बुरी है ये काली कवि। क्या हुआ बबली बहन, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? वो काली कवि हर समय मुझसे कुछ न कुछ लेने आ जाती है। आज मेरे बबलू का मन कर रहा था चावल खाने को। जब मैं उससे लेने गई तो उसने मुझे वहाँ से निकाल दिया। बबली बहन, आपको तो पता है उस कवि का, वो किसी को कुछ नहीं देती। आलू मटर वाले चावल की खुशबू तो फैली हुई है। मेरी मीना भी जिद कर रही थी, इसलिए मैं भी आलू मटर वाले चावल बना रही हूँ। आप बबलू को लेकर यहाँ ही आ जाएं, हम सब मिलकर आलू मटर वाले चावल खाएंगे। मम्मा मम्मा, क्या चावल बन गए हैं? नहीं जुगनू बेटा। बिजली, और कितनी देर लगेगी? बादल, मैं नदी से पानी ले आऊं, फिर हम सब मिलकर आलू मटर वाले चावल खाएंगे। बिजली कभी नदी से पानी भरने चली जाती है। जुगनू कौवा चुपके से रसोई में जाता है। मैं थोड़े से चावल खा लेता हूँ, मम्मा को नहीं बताऊंगा। ऐसा कहते हुए जुगनू कौवा आलू मटर वाले चावल खाने लगता है। वो पेट भरकर चावल खाने के बाद वहाँ से चला जाता है। बादल कौवे को भी चावल की खुशबू सता रही थी, वो भी रसोई में जाता है। ये चावल तो पककर तैयार है, मैं थोड़े से खा लेता हूँ। जुगनू कौवे के बाद बादल कौवा भी वो आलू मटर वाले चावल खाने लगता है। देखते ही देखते हंडिया तो खाली हो जाती है। बबली कबूतरी भी अपने बेटे बबलू को लेकर चिड़िया के घर आ जाती है। मानो चिड़िया आलू मटर वाले चावल बनाने लगती है। बिजली कभी नदी से पानी भरकर ला रही थी कि रास्ते में उसे उसकी बहन मिलती है। अरे पिंकी, तुम बिल्कुल ठीक समय पर आई हो, मैंने आलू मटर वाले चावल बनाए हैं, चलो हम सब मिलकर खाएंगे। बिजली कभी अपनी बहन पिंकी को अपने घर में ले जाती है। बिजली कभी जब हंडिया लेकर आती है तो जंगल के बीचों बीच एक ऐसी नदी बहती थी जिसका पानी रात के अंधेरे में नीले रंग का चमकता था। इसे सब जादुई नदी कहते थे। इस नदी में एक सुनहरी मछली रहती थी जिसका नाम तारा था। वो मछली कोई मामूली मछली नहीं थी, वो अपनी जादुई शक्ति से नदी के पानी को सदा साफ और मिठास से भरपूर रखती थी, जिसे पीकर जंगल के सारे पक्षी खुश रहते थे। कोमल चिड़िया का परिवार रोज सुबह इस नदी पर दाना चुगने आता था। मम्मा, पापा, देखो, तारा मछली पानी में गोल गोल घूमते हुए कितनी सुंदर लग रही है। हाँ बबलू भैया, और देखो, इसके ठहरने से पानी कितना चमक रहा है। कोमल, इस नदी का पानी सच में जंगल के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये सब तारा मछली की वजह से ही है। लेकिन वो खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती। उसी रात जब पूरा जंगल सो रहा था और नदी के किनारे हल्की धुंध छाई हुई थी,
तभी अंधेरे में दो काले साए नदी के पास आते हैं। वो बादल कौवा और बिजली कौवी थे। इनके पास मछली पकड़ने का जाल था। बिजली जल्दी करो, चांद की रोशनी में वो सुनहरी मछली साफ दिखाई दे रही है। जल्दी से जाल फेंको और मछली को पकड़ो। हाँ बादल, अगर ये सुनहरी मछली हमारे पास होगी तो इसके सारे जादुई सुनहरी मोती भी हमारे होंगे और हम जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। ऐसा कहते हुए बिजली कौवी वो जाल फेंकती है और तारा मछली को नदी से निकालकर एक मटके में बंद कर देती है। जैसे ही मछली नदी के पानी से बाहर आती है तो नदी की चमक गायब हो जाती है और वो पानी काला और कड़वा होने लगता है। अगली सुबह जब कोमल चिड़िया और इसके दोस्त कबूतर तोता नदी पर पहुंचते हैं तो नदी का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। नदी का पानी काला हो चुका था और तारा मछली वहाँ नहीं थी। ओ नहीं, ये नदी का पानी काला कैसे हो गया और हमारी तारा मछली कहाँ गई? ये पानी तो बिल्कुल कड़वा हो चुका है, इसे कोई पक्षी पी भी नहीं सकता। जरूर ये किसी दुश्मन की शरारत है। दोस्तों, तारा मछली के बिना नदी मर जाएगी और पूरा जंगल प्यासा रह जाएगा। हमें तुरंत इसे ढूंढना होगा। तभी झाड़ियों के पीछे से रोता हुआ जुगनू कौवा बाहर आता है। वो बहुत डरा हुआ था। आंटी आंटी, हमें माफ कर दो। रात को पापा और मम्मा ने लालच में आकर तारा मछली को चुरा लिया था। मैंने उनकी बातें सुनी थी। वो पहाड़ी के पीछे वाली गुफा में गए थे और वहां जाकर वो उसके जादुई मोती निकालना चाहते थे। मुझे पता था ये बादल बिजली कभी नहीं सुधरने वाले। चलो चिड़िया बहन, चलते हैं, तारा मछली को बचाना होगा। उधर पहाड़ी के पीछे अंधेरी गुफा में बादल कौवा और बिजली कौवी मटके के सामने बैठे गुस्से से चिल्ला रहे थे। मटके के अंदर तारा मछली रो रही थी, लेकिन कोई भी मोती बाहर नहीं आ रहा था। सुनहरी मछली, जल्दी करो, हमें जादुई मोती दो, वरना हम तुम्हें पानी से बाहर निकाल देंगे। हाँ जल्दी करो, तुम्हारा जादू अब हमारे काम आना चाहिए। तभी गुफा के दरवाजे पर एक तेज रोशनी चमकती है। कोमल चिड़िया, चंदू चिड़ा, बंटी, कबूतर, तोता सभी वहाँ पहुँच चुके थे। बबलू और मीना के हाथों में नदी के चमकते हुए नीले पत्थर थे, जिनकी रोशनी से गुफा चमक उठी थी। रुक जाओ बादल कौवे, इस मासूम मछली को आजाद करो, वरना ये जादुई पत्थर तुम्हें यहाँ भस्म कर देंगे। छोटी चिड़िया, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बादल जी, मटके को उठाओ और भागो यहाँ से। बादल कौवा जैसे ही मटके को उठाने के लिए पंख बढ़ाता है, मीना और बबलू अपनी चतुराई दिखाते हैं। वो नदी के चमकते हुए पत्थर गुफा की छत पर मारते हैं। ये लो कौवे अंकल, नदी का जादू देखो। वो पत्थर जाल में बदल जाते हैं और कौवे खुद उस जाल में फंस जाते हैं। हाय हाय, मैं फंस गया, बचाओ, कोई बचाओ। कौवा, तुम्हें अपने किए की सजा मिल गई। चलो चिड़िया बहन, तारा मछली को नदी में छोड़ आते हैं। फिर सभी पक्षी मटके को लेकर भागते हुए नदी के पास जाते हैं। कोमल चिड़िया बड़े प्यार से तारा मछली को मटके से निकालकर नदी के पानी में छोड़ देती है। मछली के नदी में जाते ही नदी का पानी फिर से चमकने लगता है। धन्यवाद दोस्तों, तुम सबने मुझे बचा लिया। अब ये नदी तुम्हारे लिए हमेशा मीठी रहेगी। तभी जुगनू कौवा आगे आता है। मछली जी, मेरे माता पिता को माफ कर दो मेरे लिए। जुगनू, तुम सच्चे हो। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता को आजाद करती हूँ। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कुदरत की दी हुई चीजों पर सबका बराबर का हक होता है। लालच में आकर किसी का नुकसान करने वाले का अंजाम हमेशा बुरा होता है। जंगल में सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था। ठंडी हवाएं चल रही थीं और सभी पक्षी आने वाले दिनों के लिए दाना जमा करने में लगे हुए थे। जंगल के किनारे कोमल चिड़िया की एक छोटी सी राशन की दुकान थी। दुकान छोटी जरूर थी, लेकिन पूरे जंगल में इसकी ईमानदारी की चर्चा होती थी। कोमल कभी भी किसी को लूटती नहीं थी और जरूरतमंद पक्षियों को उधार भी दे देती थी। मम्मा, आज हमारी दुकान पर बहुत ग्राहक आए, मुझे बहुत मजा आया।
हाँ मम्मा, आज तो सारे बाजरे के दाने भी बिक गए, दुकान खाली हो गई। मीना, बबलू, ग्राहक भगवान जैसे होते हैं, हमें इनके साथ सच्ची ईमानदारी रखनी चाहिए। उसी समय सामने से बिजली काफी गुजर रही थी। वो कोमल चिड़िया की दुकान पर लगी हुई पक्षियों की भीड़ देखती है तो इसका दिल जल जाता है। देखो तो सही बादल जी, इस गरीब चिड़िया की कच्ची दुकान पर कितनी भीड़ लगी है। हाँ बिजली, और हमारी इतनी बड़ी दुकान पर कम ही ग्राहक आते हैं, सारा दिन मक्खियाँ मारनी पड़ती हैं। बाबा, हमें भी अपनी दुकान चलाने के लिए कुछ नया करना होगा। अगले दिन बिजली का भी अपनी दुकान पर रंग बिरंगे चमकदार बोर्ड लगाने लगती है और चारों तरफ सुंदर सजावट करने लगती है। आप देखना बादल जी, इस चमक धमक को देखकर जंगल के सभी पक्षी हमारी दुकान पर दौड़े चले आएंगे। जैसे ही पक्षी चमकदार दुकान को देखते हैं तो सभी कोमल चिड़िया की दुकान पर जाने की बजाय बिजली की दुकान पर चले जाते हैं। देखो बबली, बिजली की दुकान तो बहुत बड़ी और सुंदर लग रही है। हाँ बंटी जी, दुकान तो सुंदर है, लेकिन अंदर का सामान कैसा है ये भी देखना होगा। इधर बिजली का भी दुकान के अंदर ज्यादा मुनाफा कमाने के बारे में सोच रही थी कि कैसे वो जल्दी अमीर बन जाए। बिजली, अगर हम अच्छा और सच्चा राशन बेचेंगे तो हमें कमाई कम होगी और फिर हम अमीर कैसे बनेंगे? ठीक कहा बादल जी, मेरे पास एक बहुत अच्छा उपाय है। मम्मा, कौन सा उपाय? आप क्या करोगी? देखो, हम इन अच्छे और चमकदार दानों में थोड़े खराब और सड़े हुए दाने मिला देते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। वो तीनों लालच में आकर हंसने लगते हैं। इस दिन से बिजली का भी अपने राशन में पुराने और खराब दाने मिलाना शुरू कर देती है। दाने ऊपर से तो अच्छे दिखाई देते थे, परंतु बोरे के अंदर नीचे खराब दाने होते थे। मासूम ग्राहकों को इस बात का पता नहीं चलता। कुछ दिनों बाद जंगल के कई पक्षी अचानक बीमार पड़ने लगते हैं। किसी का पेट दर्द कर रहा था तो किसी को शदीद कमजोरी महसूस हो रही थी। पता नहीं चिंकी, अचानक जंगल के सारे पक्षी एक साथ बीमार कैसे पड़ रहे हैं? हाँ चीकू जी, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, पूरे जंगल के पक्षी अचानक कैसे बीमार हो गए। उसी समय बंटी कबूतर को एक बात याद आती है। दोस्तों गौर करो, इन सभी बीमार पक्षियों ने पिछले दिनों बिजली की नई दुकान से राशन खरीदा था। क्या सच में? ऐसा कैसे हो सकता है? धीरे धीरे पूरे जंगल में ये शक फैलने लगता है। इधर मीना और बबलू भी कुछ दाने खरीदने बिजली की दुकान के पास जाते हैं। वो देखते हैं दुकान के पीछे अंधेरे में कुछ पुराने बोरे छुपा कर रखे हुए हैं। मीना दीदी, जरा वहाँ देखो, दुकान के पीछे वो क्या छुपाया हुआ है। वो दोनों बहन भाई चुपके से झाड़ियों के पीछे जाते हैं। जब वो बोरियों को खोलते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। उनके अंदर सड़े हुए बदबूदार दाने भरे हुए थे। देखो भैया, ये तो सड़े हुए दाने हैं। इसका मतलब है यही खराब दाने ग्राहकों के अच्छे दानों में मिलाकर बेचे जा रहे थे। ये बहुत बड़ा धोखा है। दोनों सच्चाई जानकर तुरंत उड़ते हुए अपने घर लौटते हैं। मम्मा पापा, जल्दी सुनो, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। क्या हुआ मीना, बबलू, तुम दोनों इतने घबराए हुए क्यों हो? फिर मीना अपनी मम्मा को सारी बात बता देती है। ये सुनकर कोमल चिड़िया को बहुत दुख होता है और चंदू चिड़े का चेहरा भी गुस्से से लाल हो जाता है। सिर्फ ज्यादा पैसे कमाने के लिए दूसरों की जान खतरे में डालना बहुत बड़ा पाप है। ये बहुत गलत है। अगले दिन जंगल में सभी पक्षियों को इकट्ठा किया जाता है। बंटी कबूतर, बबली कबूतरी, तोता तोती और कई दूसरे बीमार पक्षी भी वहाँ आते हैं। दोस्तों, हमें हर हाल में पता लगाना होगा कि पक्षी बीमार क्यों हुए हैं और इनका जिम्मेदार कौन है। उसी समय मीना आगे बढ़ती है। बंटी अंकल, हमें इस बीमारी का असली कारण पता चल गया है। फिर मीना सभी पक्षियों के सामने कौवों की चोरी की सारी बात बता देती है। ये सुनकर पूरे जंगल के पक्षी हैरान हो जाते हैं और गुस्से से लाल हो जाते हैं। क्या कौवे सच में ऐसा कर सकते हैं? हाँ तोते अंकल, हमने अपनी आँखों से दुकान के पीछे सड़े हुए दाने देखे हैं। मीना और बबलू की बातें सुन जंगल में तूफानी रात थी। बादल गरज रहे थे और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी।
कोमल चिड़िया अपने छोटे से घोंसले में अपनी बेटी के साथ अकेली बैठी थी। इसका पति बंटी दाने की खोज में बाहर गया हुआ था और अभी तक वापस नहीं आया था। अचानक दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक होती है। खौफ तब शुरू नहीं होता जब मौत सामने हो, बल्कि तब शुरू होता है जब आपको पता ना हो कि दरवाजे के पीछे कौन है। कौन है? बंटी जी, क्या आप हैं? लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आता और एक लंबा साया खिड़की के पास से गुजरता है। जब कोमल चिड़िया दरवाजा खोलती है तो वहाँ कोई नहीं होता, बस पेड़ पर एक खून से भरा हुआ पंख पड़ा होता है, जिसे देखकर चिड़िया डर जाती है। हे ऊपर वाले, ये सब क्या है? डरती हुई चिड़िया घर के अंदर चली जाती है। अगली सुबह हो जाती है। आज मौसम साफ है। मीना, तुम घर पर ही बैठो, मैं अभी तोते से मिलकर आती हूँ। ऐसा कहते हुए चिड़िया अपने दोस्त तोते के पास मदद के लिए जाती है, लेकिन तोते के घर का मंजर देखकर इसकी चीख निकल जाती है। कोमल चिड़िया की चीख सुनकर कबूतर भी वहाँ आ जाता है। घर का सारा सामान बिखरा हुआ था और तोता भी गायब था। दीवार पर मिट्टी से एक निशान बना हुआ था, एक उल्टी चोंच वाला निशान। कबूतर भैया, लगता है काली कोठी का काला साया दोबारा जाग गया है। जो भी इस निशान को देखता है वो जिंदा नहीं बचता। कोमल बहन, भागो यहाँ से, मैं तुम्हें बताने ही आ रहा था। तुम्हारी चीख सुनकर यहाँ आ गया। मैंने रात में बंटी को देखा था, वो खुद ब खुद काली कोठी की तरफ खींचा चला जा रहा था, जैसे इस पर किसी ने जादू कर दिया हो। कबूतर भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? जल्दी चलिए, हमें उस काली कोठी की ओर जाना होगा। फिर कोमल चिड़िया कबूतर और बुलबुल को साथ में मिलाकर उस वीरान कोठी की तरफ बढ़ जाते हैं, जो जंगल के सबसे अंधेरे कोने में थी। वहाँ पहुँचते ही दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। कोमल बहन, मुझे लगता है ये एक जाल है, हमें वापस चलना चाहिए। नहीं बुलबुल बहन, बंटी जी और तोता यहाँ कैद है। मैं जंगल के एक सुंदर किनारे पर कोमल चिड़िया का एक बहुत ही सुंदर अंगूरों का बाग था। इस बाग में दूर दूर तक लंबी लंबी हरी बेलें फैली हुई थीं, जिन पर हर साल बहुत ही मीठे, रसीले और चमकदार अंगूर लगते थे। कोमल चिड़िया, चंदू चिड़ा और इनकी बेटी मीना और छोटा बबलू मिलकर रात दिन इस बाग की देखभाल करते थे। एक सुबह जब कोमल चिड़िया रोज की तरह मुस्कुराती हुई अपने बाग में पहुंचती है, तो वहां का नजारा देखकर उसका चेहरा उतर जाता है। वो चिंतित हो जाती है। बाग की बेलों के पत्ते मुरझाए हुए थे और जमीन की मिट्टी सूखी पड़ी थी। अरे, ये अचानक क्या हो गया? हमारे इतने सुंदर बागीचे की ये हालत कैसे हो गई? मम्मा, देखो ना, पानी ना मिलने की वजह से हमारे बागीचे के कुछ अंगूर तो अभी से सूखने और काले पड़ने लगे हैं। हाँ मम्मा, मीना दीदी ठीक कह रही हैं। अगर बारिश नहीं हुई या हमें पानी नहीं मिला तो हमारा पूरा बागीचा खराब हो जाएगा और फिर हमें खाने को मीठे अंगूर भी नहीं मिलेंगे। बबलू की बात सुनकर कोमल चिड़िया बहुत चिंतित हो जाती है। इधर पूरे जंगल में सूखा पड़ने लगा था। छोटे छोटे तालाब और नदियाँ सूख रही थीं और हरी घास पीली पड़ चुकी थी। जंगल के सभी पक्षी पानी की बूंद बूंद के लिए परेशान थे। इसी जंगल के दूसरे कोने में बादल कौवा, बिजली कौवी रहते थे, जो कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने एक पुराने कुएं के पास नया घर बनाया था और खुशकिस्मती से उस कुएं में अभी भी काफी पानी बचा हुआ था। बादल जी, जरा देखो, पूरे जंगल के पक्षी प्यासे मर रहे हैं, परंतु हमारा कुआं अभी भी पानी से भरा हुआ है। हाँ बिजली, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। पूरे जंगल में पानी की कमी है और पानी का एक एक कतरा हीरे जैसा कीमती हो चुका है। तो फिर बादल जी, हमें इस कठिन समय का पूरा फायदा उठाना चाहिए और दूसरे पक्षियों की मजबूरी का सौदा करना चाहिए। दोनों लालची कौवे ये सोचकर हंसने लगते हैं। अगली सुबह कोमल चिड़िया अपने मुरझाए हुए बागीचे को बचाने के लिए पानी की खोज में निकल पड़ती है। वो जंगल में कई जगह पर जाती है, परंतु हर तरफ सिर्फ सूखी मिट्टी ही दिखाई दे रही थी। कोमल चिड़िया पूरा जंगल छान मारती है, परंतु उसे कहीं भी पानी का एक कतरा नहीं मिलता। आखिरकार उड़ते उड़ते
उसे बादल कव्वे का वो पुराना कुआं दिखाई देता है जिसमें पानी चमक रहा था। वो उम्मीद की किरण लेकर कुएं के पास उतरती है। बादल भैया, बिजली बहन, मेरे अंगूरों का बगीचा पानी के बगैर सूख रहा है। क्या आप मुझे अपने कुएं से थोड़ा सा पानी दे सकते हैं? पानी? कोमल चिड़िया, तुम इतनी आसानी से हमारे पास पानी मांगने आ गई? हाँ कोमल बहन, इस सूखे के मौसम में पानी मुफ्त में नहीं मिलेगा। अगर पानी चाहिए तो कीमत चुकानी होगी। बिजली बहन, मेरा पूरा बाग सूख रहा है। मेरे बच्चे उदास हैं। बताओ क्या कीमत चाहिए? तो फिर सुनो, अगर तुम्हें अपने बाग के लिए पानी चाहिए तो बदले में हमें तुम्हारे बागीचे के अंगूर चाहिए। ठीक है बादल भैया, जब अंगूर पकेंगे मैं तुम्हें दे दूंगी। बताओ कितनी अंगूर चाहिए? थोड़े बहुत नहीं चिड़िया, हमें तुम्हारा आधा बागीचा अंगूरों का चाहिए। पूरा आधा बाग हमारा होगा। क्या बिजली बहन, आधा बागीचा? ये तो बहुत बड़ा धोखा है। इतनी बड़ी कीमत मैं कैसे दे सकती हूँ? देखो कोमल, सौदा मंजूर है तो लो, नहीं तो यहाँ से तुरंत जाओ। हम पानी का एक कतरा भी नहीं देंगे। बादल कव्वे की बात सुनकर चिड़िया बहुत दुखी होकर आंसू बहाती हुई अपने घर लौट जाती है। मीना और बबलू अपनी मम्मा का इंतजार कर रहे थे। मम्मा मम्मा, क्या बादल अंकल के कुएं से पानी मिला? नहीं मीना बेटी, वो कव्वे बहुत लालची हैं। पानी के बदले में वो हमसे हमारा आधा बागीचा मांग रहे हैं। मम्मा, वो कव्वे बहुत बुरे हैं। अब हम क्या करेंगे? हमारा बागीचा तो सच में सूख जाएगा। उसी कठिन समय में कोमल चिड़िया के सच्चे दोस्त बंटी कबूतर, बबली कबूतरी वहाँ आ जाते हैं। कोमल बहन, आप सब इतने उदास क्यों हो? क्या बात है? फिर कोमल चिड़िया सारी बात बताती है। ये तो बहुत ही गलत और शर्मनाक बात है। बादल और बिजली हमेशा दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। हाँ बंटी जी, मुसीबत के समय तो दुश्मन की भी मदद करनी चाहिए, परंतु वो कव्वे अपनों के साथ सौदा कर रहे हैं। ये बहुत बुरा है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ चीकू तोता, चिंकी तोती भी आ जाते हैं। वो सभी दोस्त मिलकर पानी का कोई नया उपाय सोचने लगते हैं, परंतु किसी को भी कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, क्योंकि पूरा जंगल ही सूख चुका था। दिन बीतते गए और बाग की हालत बदतर से बदतर होती गई। समय गुजरने के साथ साथ अंगूरों की बेलें और सूखने लगती हैं और इनके पत्ते झड़ने लगते हैं। मीना और बबलू सुबह सुबह बागीचे में जाकर मुरझाई हुई बेलों को देखते हैं और कोने में बैठकर उदास हो जाते हैं। एक तपती हुई दोपहर बबलू अकेला दाने की खोज में जंगल के दूर दराज पहाड़ों की तरफ घूम रहा था। तभी इसे दूर से एक ऊंची पहाड़ी के पीछे कुछ बहुत तेज चमकता हुआ दिखाई देता है, जैसे कोई हीरा चमक रहा हो। वो पहाड़ी के पीछे क्या है जो तारों की तरह चमक रहा है? मुझे पास जाकर देखना चाहिए। बबलू उत्साह के मारे तेज उड़ता हुआ वहाँ पहुँचता है। जब वो पहाड़ी के पीछे उतरता है तो वहाँ का नज़ारा देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। वहाँ पत्थरों के बीच में एक छोटा सा सुंदर झरना बह रहा था, जिसका पानी शीशे की तरह बिल्कुल साफ और ठंडा था। वाह, ये तो सच में पानी का झरना है। ये पानी तो हमारे पूरे बागीचे को नई जिंदगी दे सकता है। मुझे जल्दी से घर जाकर सबको बताना होगा। बबलू बिना वक्त गवाए उड़ता हुआ तुरंत अपने घर पहुंचता है और अपनी मम्मा को बताता है। मम्मा, पापा, जल्दी बाहर आओ। मम्मा। क्या हुआ बेटा, तुम इतने हाँफ क्यों रहे हो? सब ठीक तो है ना? मम्मा, मैंने पानी ढूंढ लिया। मैंने जंगल की पहाड़ी के पीछे एक बहुत सुंदर झरना ढूंढ लिया है। सभी पक्षी वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। किसी को भी बबलू की बात पर यकीन नहीं आ रहा था। फिर बबलू चिड़ा सबको अपने साथ ऊंची पहाड़ी के पीछे ले जाता है। वहाँ पहुँचकर सब देखते हैं तो वहाँ सच में एक झरना बह रहा था। बबलू भैया, ये कितना ठंडा और मीठा पानी है। मीना बेटी, ये तो बहुत अच्छा पानी है। लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। चिड़िया बहन, अब तुम्हें बादल कव्वे के सामने पंख जोड़ने की कोई जरूरत नहीं। इस झरने के पानी से तो हमारा पूरा बागीचा दोबारा हरा भरा हो सकता है।
झरना देखकर सभी पक्षी बहुत खुश हो गए थे। अगले ही दिन सुबह सवेरे सभी दोस्त एकता की ताकत लिए अपने काम में लग जाते हैं। बंटी कबूतर अपने मजबूत पंजों से मिट्टी खोदने लगता है। चंदू चिड़ा और चीकू तोता लकड़ियों की मदद से झरने से बागीचे तक एक छोटी नहर बनाते हैं। दूसरी ओर मीना, बबलू, बबली कबूतरी और चिंकी तोती नहर के रास्ते में पड़े हुए बड़े बड़े पत्थर हटाने लगते हैं ताकि पानी का बहाव ना रुके। पूरा दिन कड़ी धूप में मेहनत करने के बाद आखिरकार झरने का वो ठंडा पानी कोमल चिड़िया के अंगूर के बागीचे तक पहुंच जाता है। जैसे ही पानी सूखी हुई बेलों की जड़ों तक पहुंचता है तो सभी पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं। शुक्र है ऊपर वाले का, हम सबकी मेहनत रंग लाई है और अब हमारा बागीचा भी बच जाएगा। कुछ ही दिनों में जादुई असर होता है और सूखी बेलों पर फिर से चमकदार हरे पत्ते उगने लगते हैं। नई कलियां खिलने लगती हैं। अंगूर के गुच्छे भी दोबारा से बड़े होने लगते हैं और देखते ही देखते पूरा बागीचा फिर से पहले की तरह हरा भरा हो जाता है। इधर बादल कव्वा, बिजली कवि अपने सूखे पेड़ पर बैठे ये सब देख रहे थे। बादल जी, ये सब कैसे हो गया? इनका बगीचा तो सूखने वाला था ना, ये दोबारा हरा भरा कैसे हो गया? मुझे भी समझ नहीं आ रहा बिजली। मुझे तो लगता था कि अब इनका बगीचा खत्म हो जाएगा और वो रोते हुए हमारे पास पानी मांगने आएंगे, परंतु यहाँ तो कुछ और ही जादू हो गया है। कुछ ही हफ्तों बाद चिड़िया के बागीचे में ढेर सारे मीठे और बड़े बड़े अंगूर लग जाते हैं। पूरे जंगल के पक्षी इस सुंदर बागीचे को देखने आते हैं। तब कोमल चिड़िया अपने पूरे परिवार के सामने एक बहुत बड़ा फैसला करती है। चंदू जी, मीना, बबलू, इस कठिन समय में जिसने भी हमारी मदद की है, इस बाग के पहले मीठे अंगूरों पर उनका हक है। हम सबको अंगूर बांटेंगे। फिर कोमल चिड़िया, बंटी कबूतर, बबली कबूतरी, चीकू तोता, चिंकी तोती और जंगल के दूसरे गरीब पक्षियों को बुलाया जाता है और ढेरों ढेर रसीले अंगूरों को बांट दिया जाता है। सभी पक्षी अंगूर खाकर बहुत खुश होते हैं। उसी समय बादल कव्वा और बिजली कवि भी लालच के मारे वहाँ पहुँच जाते हैं और वो शर्मिंदगी से एक कोने में खड़े हो जाते हैं। कोमल बहन, वो क्या हमें भी इस बागीचे के कुछ मीठे अंगूर मिल सकते हैं? हमें बहुत भूख लगी हुई है। बिजली कवि की बात सुनकर सभी पक्षी बहुत गुस्से में आ जाते हैं। अरे बिजली, तुम्हें शर्म नहीं आती? जब हमें मुसीबत में पानी की जरूरत थी तब तुमने आधा बाग मांगा था, आज किस मुंह से अंगूर मांगने आए हो? तोते की बात सुनकर बादल और बिजली शर्म के मारे पानी पानी हो जाते हैं। इनका सर झुक जाता है। तोते भैया, कोई बात नहीं। बादल भाई, बिजली बहन, आप ये अंगूर लीजिए और शौक से खाइए। कोमल बहन, क्या सच में हमारे इस पूरे बर्ताव के बाद भी क्या तुम हमें अंगूर दे रही हो? हाँ बादल भैया, क्योंकि हम दूसरों की तरह लालची नहीं हैं और ना ही मुसीबत में सौदा करते हैं। अच्छाई का जवाब अच्छाई से देना ही हमारे संस्कार हैं। कोमल चिड़िया की बात सुनकर बादल और बिजली का सर शर्म से झुक जाता है और वो सभी पक्षियों के सामने पंख जोड़कर माफी मांगते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कठिन और मुश्किल समय में मेहनत, हिम्मत और सबके साथ मिलकर काम करना ही सबसे बड़ा सहारा होता है। लालच और चालाकी कुछ समय का फायदा तो दे सकती है, परंतु सच्ची अच्छाई, एकता हमेशा सबका दिल जीत लेते हैं और हर समस्या का समाधान निकाल लेते हैं। जंगल में गर्मी बढ़ चुकी थी। नदी, नाले और तालाब सब सूख चुके थे और पक्षी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे थे। कोमल चिड़िया का परिवार अपने घोंसले में बैठा प्यास से बेहाल हो रहा था। मीना और बबलू का भी प्यास के कारण बुरा हाल था। मम्मा, मम्मा, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। गले में कांटे चुभ रहे हैं। क्या पीने को थोड़ा सा पानी भी नहीं है? हाँ मम्मा, भैया ठीक कह रहा है। नदी का सारा पानी तो धूप के कारण सूख चुका है। अब हमें पानी कहाँ से मिलेगा? मीना, बबलू, धीरज रखो। मैं और तुम्हारे पापा अभी जंगल के दूसरे कोने में जाते हैं और कहीं न कहीं से पानी का इंतजाम करते हैं। तभी चंदू चिड़ा उड़ता हुआ घर में आता है।
कोमल, आसमान में काला बादल तो आया हुआ है, लेकिन न जाने वो बरस क्यों नहीं रहा। ऐसा लगता है जैसे बादल हमारे जंगल से रूठ गया है। आसमान में एक बहुत बड़ा काला बादल पिछले 2 दिनों से छाया हुआ था, परंतु वो एक बूंद भी पानी नहीं बरसा रहा था। कोमल चिड़िया और चंदू चिड़ा पानी की खोज में उड़ते उड़ते उस विशाल काले बादल के पास जाते हैं। बादल जी, आप तो इतने बड़े और पानी से भरे हुए हैं, फिर हमारे जंगल पर बरसते क्यों नहीं? हमारे बच्चे प्यासे हैं। चिड़िया की बात सुनकर बादल कहता है, देखो चिड़िया, मैं बहुत उदास हूँ, इसलिए मेरा बरसने का मन नहीं है। कुछ दिन पहले जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो जंगल के कुछ पक्षियों ने मेरी बहुत बेइज्जती की थी। जब तक वो पक्षी मुझसे सच्चे दिल से माफी नहीं मांगेंगे, मैं इस जंगल में एक बूंद भी पानी नहीं बरसाऊंगा। परंतु बादल जी, हमारे जंगल के पक्षी तो बहुत अच्छे हैं। भला आपको किसने बुरा कहा? हमें इनके नाम बताइए। कौवे, काले कौवे थे वो। उन्होंने मुझ पर कीचड़ उछाला था और कहा था कि मेरी वजह से उनका घोंसला गीला हो जाता है। कोमल चिड़िया तुरंत समझ जाती है कि ये काम बादल और बिजली ही कर सकते हैं। चंदू जी, चलिए, ये काम कौवों का है, हमें उनसे जाकर बात करनी होगी। लेकिन चिड़िया, वो कौवे बहुत बुरे हैं, वो हमारी बात नहीं सुनेंगे। हाँ चंदू जी, जंगल के सभी पक्षियों को साथ ले चलते हैं, फिर वो जरूर हमारी बात मानेंगे। ऐसा कहते हुए चिड़िया और चंदू चिड़ा कबूतर और तोते को साथ ले जाते हैं और वो कौवों के घर पहुंचते हैं। घोंसले में बादल, बिजली और जुगनू प्यास के मारे नढाल बैठे थे, परंतु उनका घमंड अभी भी बाकी था। कौवों, तुम्हारी बेवकूफी के कारण आज पूरा जंगल प्यासा मर रहा है। तुमने काले बादल की बेइज्जती की, अब तुम्हें माफी मांगनी होगी। अरे मोटी चोंच वाले, जाओ जाओ, हम क्यों माफी मांगे? बादल कोई हमारे जंगल का राजा नहीं है। वैसे भी बारिश जब होनी है तो अपने समय पर ही होगी। ठीक कहा बिजली, चले जाओ पक्षियों यहाँ से। हम किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे और ना ही किसी से माफी मांगेंगे। कौवों का ये रवैया देखकर सभी पक्षी बहुत उदास हो जाते हैं और वो वापस चले जाते हैं। गर्मी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। प्यास के कारण जंगल के पौधे मुरझाने लगे थे। अगली सुबह तक हालत इतनी खराब हो गई थी कि बादल कौवे का बेटा जुगनू प्यास की वजह से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। ये देखकर बिजली और बादल रोने लगते हैं। जुगनू, आंखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें? बादल जी, कुछ करो, देखो मेरा बेटा प्यास के कारण बेहोश हो गया है। बिजली, मैं क्या करूं? मेरे पास पानी नहीं है, बचाओ, कोई मेरे बेटे को पानी दो। किसी के पास भी पानी की एक बूंद नहीं थी। तभी कोमल चिड़िया के पास थोड़ा सा नारियल में आखिरी पानी बचा था, जो उसने अपने बच्चों के लिए रखा हुआ था। जुगनू की हालत देखकर कोमल का दिल पिघल जाता है। वो तुरंत वो नारियल का पानी लेती है और बिजली कवि के पास जाती है। बिजली बहन, ये लो, पानी जुगनू को पिलाओ, इसकी जान बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। बिजली तुरंत वो पानी जुगनू के मुंह में डालती है। पानी पीते ही जुगनू ठीक हो जाता है। चिड़िया की ये दया देखकर कौवों का घमंड चूर चूर हो जाता है और वो शर्मिंदा हो जाते हैं। कोमल बहन, तुम इतनी अच्छी हो कि हमारे बुरे बर्ताव के बाद भी तुमने अपने बच्चों का पानी मेरे बेटे को दे दिया। हम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं। चिड़िया बहन, बादल जी ठीक कह रहे हैं। हमने अपने स्वार्थ और गुस्से में बादल जी का अपमान किया था। ये इसी का परिणाम है। आज पूरा जंगल भुगत रहा है। बादल भाई, बिजली बहन, अब भी समय है। आसमान की तरफ देखो और सच्चे दिल से अपनी गलती की माफी मांगो। जरूर वो बादल तुम्हें माफ कर देगा। बिजली और बादल आसमान की तरफ देखते हैं और अपनी गलती की माफी मांगते हैं। ए बादल जी, हमें माफ कर दो। हमने आपकी शक्ति का मजाक उड़ाया था। हमारी गलती के कारण मासूम पक्षियों